आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ अर्थशास्त्र के ज्ञाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री, लेखक, समाज सेवी हमारे बीच हैं, पंडित संजय कुमार झा जी। स्वागत है सर आपका दिव्यरश्मि चैनल में। धन्यवाद सर। अभी चुनाव का माहौल है, देश की अर्थव्यवस्था और खासकर अर्थव्यवस्था से ज़्यादा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अर्थव्यवस्था पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। जब इलेक्शन कमीशन ने 75 लाख का बाउंडेशन कर दिया, मतलब 75 लाख का इन्वेस्टमेंट व्यक्ति कर सकता है और वो इन्वेस्टमेंट कर कर करोड़ों अरबों असूल सकता है, क्या ये संदेश नहीं जाता है सर? ये सब उल्टा पुल्टा मापदंड बना करके इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ है। और जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनका इनकम टैक्स का फाइल खोलना पड़ेगा, तो ये बात है। चुनाव पर्यवेक्षक लोग कुछ ऐसा तो कुछ नहीं निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए देश में जो नियम कानून बना देने वाले लोग हैं वो कुछ उल्टा पुल्टा नियम कानून बना देते हैं, हम लोगों से कुछ पूछते भी नहीं। किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन किसानों से एक होना चाहिए कि किसानों से पहले एक रेफरेंडम टाइप का एक प्राप्त कर लें कि ये कानून आपके हित में है कि नहीं है। छात्रों के लिए कानून बनाते हैं लेकिन छात्रों से पूछते नहीं हैं। युवाओं के लिए बनाएंगे, युवाओं से पूछेंगे नहीं। जो इच्छा कानून जो है वो थोप दे रहे देश की जनता के ऊपर। तो इस कानून ये अभी सर जब से मोदी सरकार आई है, डोनेशन देने का एक गुप्त रास्ता तैयार किया गया, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? ये साफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। मोदी जी न जाने किसको भ्रष्टाचार समझते हैं, किसको भ्रष्टाचार से मुक्त समझते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता तो ये 500 करोड़ 5,000 करोड़। और अगर ये बिजनेस, अब तो सबसे बड़ा कहते हैं मोदी जी इसमें एक्सपोज हो गए हैं, भले और दूसरे कार्य में एक्सपोज हो नहीं हो, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्सपोज हो गए। सबसे अधिक पैसा तो उन्हीं को मिला है। सर आप इतने सालों से अकाउंटेंसी का कार्य कर रहे हैं, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई अभी तक, जिस कंपनी की कैपिटल 500 करोड़ है वो 400 करोड़ डोनेशन कैसे देता है? देखिए ये बहुत बड़ा बात नहीं हुआ। अब 500 करोड़ हम अपना पूंजी लगा के हमें लॉटरी का कारोबार कर रहे हैं। लॉटरी का कारोबार हम जानते हैं कितना प्रॉफिट होता है। लॉटरी का कारोबार जब सब जगह प्रबंधित है, तो महाराष्ट्र में कहाँ ला इतना हो रहा है? मतलब आप जानबूझ करके कुछ लोगों को करप्शन के लिए छोड़ देते हैं कि करप्शन करो। इलेक्शन जिससे टीका खरीदा उससे बहुत डोनेशन लिया, मंत्री भी बना दिया उसको। तो मोदी जी मतलब एक हाथ से हाँक के ही देश को चलाना चाहते हैं। जहाँ से हम हाँकेंगे वैसे हाँकाए, दूसरा कोई कुछ बोलेगा CBI, ED, इनकम टैक्स, सबको उससे घर पर भेज देंगे मोदी जी। मोदी जी 20-10 साल में थोड़ा अहंकारी हो गए हैं, उनके नेता लोग भी अहंकारी हो गए हैं। आप कह रहे हैं ना, तो बात करने से मालूम होता है कि रविशंकर प्रसाद कितने अहंकारी हैं। RK सिंह के बात करने के अंदाज से लगता है कि ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं IAS अफसर हैं। कैसे बोलते हैं, बोलने का सलूक नहीं है लोगों को। पूरा ब्यूरोक्रेट्स को मंत्रिमंडल में जमा कर दिए, तब कैसे प्रजातंत्र होगा? अभी सर वर्तमान में इस बार के चुनाव में देखने को मिला है
कई जगह से पर्चे इतने धड़ल्ले से खारिज हो रहे हैं जिसकी की गिनती नहीं हो पा रही। इलेक्शन का पर्चा ना जी, हाँ, नॉमिनेशन का जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सभी मोदी जी के आदमी हैं। न जाने इसमें क्या सब है, सरकार भीतर भीतर क्या करती है समझ में नहीं आता है। तो कहीं ये 400 का आंकड़ा पहले से फिक्स तो नहीं है? हाँ, ये पहले ही से निर्धारित है, एक हवा बनाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही फिक्स है कि ये तो इतना सीट तो मेरा रखा ही हुआ है? नहीं, तो चुनावी स्टंट है ये सब। मोदी जी थोड़ा सा भारत में वो वही पहले चरण तक तो मोदी जी ठीक थे, लेकिन कुछ लगता है ऐसी कुछ सूचना मिली कि वो अपना जो कॉमन फार्मूला है मोदी जी का, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तब दूसरे चरण से हिंदू मुसलमान चालू हो गया। मतलब ये चुनाव कोई समस्या को लेकर के नहीं हो रहा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में चुनाव हो रहा है। लेकिन सर 2014 के बाद से भारत में पहली बार एक ऐसी परिपाटी प्रारंभ हो गई कि मुसलमानों को यूपीएससी में डायरेक्ट एंट्री हो गई। इस्लामिक स्टडी से यूपीएससी क्वालिफाई करने का इन लोगों ने प्रावधान कर दिया। तो ये मुसलमानों के विरोधी है कि मुसलमानों के फेवर में है? संस्कृत पढ़ के भी तो हम लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो इस्लामिक स्टडी पहले से नहीं था? अब पहले नहीं था, कांग्रेस की इच्छा है तो क्या किया जाए। तो कांग्रेस पूर्व मुस्लिम है, वो कांग्रेस ये 18-20% के जो आप वोट है उसको असली वोट समझती है। बाकी ये 80% वाले ये कांग्रेस के लिए असली नहीं है। तो ये असली जो उनका मतदाता है उसको तो देवे करेंगे, उसके लिए ओबीसी को तोड़ चीर के और वो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। नहीं सर, 14 के पहले तक नहीं, अब आप ठीक कर रहे हैं। यूपीएससी में इस्लामिक स्टडी नहीं था, लेकिन मोदी जी ऐसा काहे किए हैं तो पूछना पड़ेगा मोदी जी से। ये मोदी जी क्या चाहते हैं? केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाना। देश की स्थिति अच्छी नहीं है, ये मतदान पर प्रश्न मत कीजिए, मुझे इसमें भरोसा नहीं है। ऐसा मतदान, ऐसा संविधान जिससे गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए, और अपराधी तत्व संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे, ऐसे मतदान में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वोट नहीं गिराना चाहता हूँ। सर वर्तमान में ये सरकार खासकर कोरोना के बाद से जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे रही है, मुफ्त में अनाज देंगे, मुफ्त में ये देंगे, वो वोट देखिए लो दो, वोट के लिए लो दो। तो ये सर राष्ट्र के लिए तो चिंता की स्थिति है ना, देश के लिए चिंता की बात है। राष्ट्र की चिंता यहाँ किसी को नहीं है, सबको अपनी चिंता है कि कैसे हम लोकसभा पहुँच जाएं, कैसे मंत्री बन जाएं, इसके प्रपंच में सभी लगे हुए हैं। और ये मंत्री बन के कोई देश के लिए और समाज के लिए सोचने वाला नहीं है, सिर्फ अपने लिए। आलमगीर आलम के यहाँ 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। सारे मंत्रियों के पास पैसा, चाहे वो बीजेपी के लोग हों चाहे अन्य राजनीतिक दलों के, सबों के पास, उनके एजेंट्स के पास अपार पैसा है। ये तानाशाह लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग और पॉलिटिशियन लोगों का जो नेक्सस है, ये हमारे समाज और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं है। लोग कहते हैं संविधान, ऐसे संविधान को लेके क्या होगा जिसमें अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, अनपढ़ों को बढ़ावा मिलता है। अभी प्रेम जी कह रहे थे इन लोगों के लिए कोई नियम नहीं। चपरासी का नौकरी कीजिए
तो 60 साल में रिटायर होना पड़ता है। चपरासी के नौकरी में भी रिटेन और इंटरव्यू दे करके जाना पड़ता है। लेकिन नेता लोग अपने लिए सब कुछ सरल किए हुए हैं। कोई एज बार नहीं, कोई क्वालिफिकेशन बार नहीं, कोई आ सकता है। अपराधी भी आ जा रहा है, देखिए तभी सब अपराधी हैं। अपराधी लोग लोकसभा में, विधानसभा में बैठे हुए हैं, तो इस देश की भलाई की बात कहाँ से सोच सकते हैं। जो एक बार जेल में चला गया वो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, मतलब सजा याफ्ता व्यक्ति नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तक बनने के लिए एलिजिबल है। ये कहा ना कि अपने लिए सारा रास्ता ये लोग खोल करके रखा हुआ है। आप सर क्या संदेश देंगे सिविल सोसाइटी को? आप तो सिविल सोसाइटी के लिए इतना काम किए हैं। सिविल सोसाइटी परिवर्तन के वाहक हैं, वो हमेशा परिवर्तन चाहते हैं सिविल सोसाइटी। तो ये चुनाव हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, कि सारे चमचे जो है लोकसभा में जाकर हम लोगों के विरुद्ध कानून बना करके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कल भी हुआ है, नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है तो कितनी कमज़ोर सरकार है कि उस आत्मसमर्पण कर चुकी है कि एग्जामिनेशन बुली सबको। वो लोग जो है सो अपना करामत किए हुए हैं। इनके सारे ब्यूरोक्रेट्स हाथ धर के बैठे रहते हैं। जब लीक हो जाता है तब इन लोगों को मालूम होता है, वो भी अपने नहीं मालूम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल बताते हैं कि तुम्हारे फलना सेंटर पर लीक हो गया। ये लोग अकर्मण्य है, ये लोग अपने हित के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है। यहाँ कोई समाज और जनता के लिए सोचने वाला नहीं है। तो आप इस चुनाव में क्या संदेश दे रहे हैं? मैं चुनाव में ये संदेश देना चाहता हूँ, जो सक्षम उम्मीदवार हैं, हालांकि ये तो होगा ही नहीं ना, यहाँ हर जात पात और जो कायदे के उम्मीदवार नहीं भी हैं, वो जात पात के रेस में लोकसभा पहुंच जा रहे हैं। अब आपको कैंडिडेट लोगों की बात करिए, उनकी क्या योग्यता, उनको पब्लिक में क्या है? शांभवी चौधरी क्या है? अशोक चौधरी उनके बाप मंत्री हैं। तो उनके एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे। भारत की सत्ता पितृसत्ता है। भारत की सत्ता जो है, भारत में जो संविधान मतलब नियम चलता है वो पिता से चलता है, माता से नहीं चलता है। तो शांभवी चौधरी जो है वो सुरक्षित सीट पे कैसे लड़ सकती है? देखिए, यहाँ बहुत दिक्कत है। इतना संघर्ष तो हर क्षेत्र में संघर्ष है। अब मंत्रियों के पास में इतना पैसा पकड़ा जाए, तब भी हम वही मुसलमान है तो हम मुसलमान हैं तो मुसलमाने को देंगे, हम कुर्मी हैं तो कुर्मीए को देंगे। ये तो मानसिक दिवालियापन है। जनता रिस्पॉन्सिबल है। आखिर सब काम के लिए जनता रिस्पॉन्सिबल है। तुम जात पात के आधार पर वोट करते क्यों हो? तो जब तुम रिस्पॉन्सिबल तो भोगो। ये जात पात का जो है जहर खून से निकल ही नहीं रहा है। और यही सबसे बड़ा ये मतदान में ये शॉर्ट कमिंग्स है। जब तक ये जात पात के आधार पर लड़ाई होगी, राजनीतिक बातें होगी, कमजोरी है। जात पात कर दिया सरकार, हम ब्राह्मण हैं, अभी ब्राह्मण, ऐसे हो जाता है। सरकार दया रखिएगा, सरकार हम कुर्मी हैं सर। तो हमको होना चाहिए। हम अशोक महतो के पत्नी हैं। हम बहुत बड़ा डिरेल्ड क्रिमिनल थे, जेलें तोड़ देते थे। जनता हमको मसीहा समझती है। अरे ये जनता, ऐसी जनता की क्या आवश्यकता है? किसको मसीहा समझ के वोट देने जा रहे हो? और पॉलिटिशियंस जानते हैं कि किसको वोट देना, किसको टिकट देना है। और वे देखिए, ये प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा ही है कि कोई आदमी शादी कर लेता है टिकट पाने के लिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? लालू जी का फॉर्मूला है कि हम जो है सो अपने नहीं बीवी को लड़ाएंगे। तुम भी क्रिमिनल हो, शादी करके वो साफ स्वच्छ
महिला से उसको टिकट देंगे। ये लालू फार्मूला है, इंडिया में आविष्कार हुआ कि अपने अपराधी हो गए तो बीबी को। अरविंद केजरीवाल पर भी यही बात है, अपने गड़बड़ा गए तो बीबी को उतारो। अशोक महतो को बुलाया टिकट मांगने, ना तुमको नहीं देंगे, तुम थोड़ा क्रिमिनल हो, तुम अपना बीबी शादी कर लो। अरे ये सब पद मतलब राजनीति से घृणा करने हो जाता है ये सब देख करके। कोई भी कुछ हो जा रहा है। और ब्राह्मण तो अप्रासंगिक हो गए हैं। जो सवर्ण जात है वो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अप्रासंगिक हो गया। तो काहे के लिए वोट डालने जाएंगे हम? जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों वोट डालें? वोट का परसेंटेज बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ। ज़बरदस्ती घर से उठा के ले जाओगे? तुम थोड़ा सा टेक्नो बनो, हम लोगों को यहीं से बटन दबा देंगे मोबाइल पर। बेवजह दौड़ाते रहते हो। कौन किसके लिए लाइन में खड़ा होता है? क्यों खड़ा होंगे किसी के लिए लाइन में? मजा मारेगा वो, हम यहाँ गर्मी से जो है सो लाइन में खड़ा रहें। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए। अभी जो इलेक्शन, ये जो एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, इसको कुछ सोचना चाहिए। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी नीट का एग्ज़ाम था, अब कितने लड़के जो है सो अब फिर लेगा एग्ज़ाम की, क्या होगा देखते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था मूर्खों की शासन व्यवस्था है। मूर्ख ही इसमें चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री का बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, कौन कहता है? हाँ, उनके अगल बगल में उनके एडवाइज़र बैठे हुए हैं हम लोग, तो उनको बताते रहते हैं, लिखते रहते हैं कि ये हुआ ऐसे, ये रिसर्च पेपर। तो प्रधानमंत्री उसको देख करके इतना ज्ञानी बन के उछल उछल कूद कूद करके ये काम। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इन लोगों का इतना बड़ा कॉकस है कि फिर जीत के आएगा। और इस बार अगर जीत के आएगा तो बहुतों को परेशानी होगी, ये तय है। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से जनता समझेगी और गलत लोगों को चुनाव में चुनेगी नहीं। बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद, धन्यवाद।